बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स के हवाले से, शेयर्स की टाइप के हवाले से हम बात करेंगे, फिर डिबेंचर्स क्या होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कितने किस्म की होती हैं, कितने उसके कंपोनेंट्स होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और स्पेसिफिकली जो आज का लेसन है, कंपनी के अंदर जो आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उसका फॉर्मेट कैसा होता है, फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करेंगे, उसका फॉर्मेट, और उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो चेंजेस इन इक्विटी है। तो ये एक न्यू स्टेटमेंट है जो कि पहले सोल ट्रेडर के अंदर या पार्टनरशिप के अंदर आप लोगों ने उसे नहीं देखा, क्योंकि वो कंपनी की रिक्वायरमेंट है और कंपनी ही उसको बनाती है। तो चलिए, टाइप्स ऑफ कंपनी के हवाले से यहाँ पे इतना कहना काफ़ी है कि पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड दो जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और दूसरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को पीएलसी भी लिखा जाता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पाकिस्तान के अंदर पीवीटी एलटीडी लिखते हैं, एलटीडी स्टैंड्स फॉर लिमिटेड। और जो प्राइवेट कंपनी होती है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि प्राइवेट है, इसके शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सेल और परचेज नहीं किया जा सकता और इसको जनरल पब्लिक से ये शेयर्स को फरोख्त करके पैसा भी इकट्ठा नहीं कर सकते। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये पब्लिक की कंपनी है, पब्लिक इसमें शेयर ख़रीद भी सकती है, इसके शेयर बेच भी सकती है, और ओपन मार्केट के अंदर जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर भी शेयर इसके ख़रीदे और बेचे जा सकते हैं। हम बेसिकली अब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ये जो लीगल इसका स्टेटस है उसके ऊपर हम फोकस इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, जैसे कि ये वैसे लीगल सेपरेट एंटिटी के तौर पे ही एक्ट करती है। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली टर्म इसकी है डिविडेंड। डिविडेंड बेसिकली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को डिवाइड करती है, शेयर होल्डर को जो है ना डिसबर्स करती है, तो उस अमाउंट को डिविडेंड बोलते हैं। प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट फॉर एग्जांपल $100 मिलियन हुआ, उसमें से $60 मिलियन जो है ना इन्होंने डिवाइड कर दिया, 40 मिलियन अपने पास रख लिया। जो 40 मिलियन नहीं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया उसको रिटेन प्रॉफिट बोलेंगे, जो कि प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कंपनी के पास रिजर्व के तौर पे रहता है। फिर एक टर्म है नॉमिनल या फेस वैल्यू ऑफ शेयर। जब शेयर इशू करते हैं तो शेयर वो जैसे आप कोई चीज़ लेने चले जाएं तो आपको लिस्ट प्राइस नज़र आती है, लिस्ट ऊपर लिखी होती है, प्राइस लिखी होती है, तो जो उसकी वैल्यू है वो उसके फेस पे लिखी होती है। ऐसे शेयर के फेस के ऊपर जो वैल्यू लिखी जाएगी उसको उसकी फेस वैल्यू बोलते हैं, या नॉमिनल वैल्यू भी उसे कहते हैं। तो जब कंपनी रजिस्टर करवाते हैं हम, उस वक़्त हम उसकी जो फेस वैल्यू है वो गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमारा एक शेयर $1 का होगा या 50 सेंट्स का होगा। ये हम लोग पहले ही उनसे गवर्नमेंट को जो है ना वो जब रजिस्ट्रेशन करवाने लगते हैं उसी प्रोसेस के दौरान हम लोग उन्हें बता देते हैं। पार वैल्यू से मुराद ये है कि ये शेयर की वैल्यू के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पार वैल्यू टर्म उस वक्त यूज़ की जाती है जब कंपनी अपने शेयर को सेल करती है और वो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पर ही फ़रोख्त करे। फॉर एग्जांपल $1 का एक शेयर है तो $1 का ही आगे सेल करे, तो हम कहेंगे ये जो ट्रांजैक्शन हुई, ये जो फ़रोख्त हमने शेयर किए, ये हमने एट पार किए हैं। अगर $1 से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में बेचेंगे तो उसे हम प्रीमियम बोलेंगे। तो जो एडिशनल अमाउंट होगी $1 से ऊपर, फॉर एग्जांपल $1.20 का अगर हम शेयर सेल करते हैं एक, तो हम कहेंगे कि वी आर सेलिंग आवर शेयर्स एट प्रीमियम, और प्रीमियम उसमें कितना है 20 सेंट्स का। $1 तो उसकी नॉमिनल वैल्यू है। तो ये यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी था। अब जब शेयर्स की बात है तो विद रिस्पेक्ट टू इशुएंस, कि जब हम शेयर इशू करते हैं तो उस टाइम पे उन शेयर्स को हम कितनी टाइप्स के अंदर जो है ना वो डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ऊपर आपके पास ऑथराइज कैपिटल लिखा हुआ है, ऑथराइज और नॉमिनल कैपिटल। ये बेसिकली जब आप कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं उस वक्त आप गवर्नमेंट को कहते हैं कि हम एक सर्टन अमाउंट जो है
वो एज अ कैपिटल हम लोग सब जो है ना लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे, एक लिमिट हम उनसे सैंक्शन कराते हैं। तो अगर आप कम ऑथराइज रखेंगे तो उसकी गवर्नमेंट कम फीस लेती है, अगर ज़्यादा ऑथराइज कैपिटल होगा तो ज़्यादा फीस होगी। तो लेकिन अब यहाँ पे बात ये समझने वाली है कि ऑथराइज कैपिटल एक आपकी वर्चुअल लिमिट है जो कि आपने गवर्नमेंट से इजाज़त ले ली कि हम इससे ज़्यादा पैसा नहीं इकट्ठा करेंगे, इतना इकट्ठा करेंगे पैसा। उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा पैसा जो है ना वो अमाउंट सारी की सारी वो आप रिसीव कर लें या शेयर उतने जो है ना वो बेच दें। उससे कम अमाउंट अगर फौरी वक्ती तौर पे चाहिए तो हम कम शेयर इशू करके वो जो अमाउंट है वो इकट्ठी कर लेते हैं। तो जो हम अमाउंट ऑथराइज कैपिटल में से बेचने के लिए आगे पेश कर दें तो उसे इशूड कैपिटल कहते हैं। और जो बाकी अमाउंट है उसकी इशूड कैपिटल में से जो बाकी पोर्शन है, इसको अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल ऑथराइज कैपिटल, ये अगर एक खूबसूरत सा सर्कल जो मैंने बनाया तो ये ऑथराइज कैपिटल है 10 मिलियन फॉर एग्जांपल 10 मिलियन। और 10 मिलियन के अंदर से अगर इन्होंने यहाँ पर अगर 60 मिलियन इन्होंने इशू कर दिया तो ये इशूड आ जाएगा, इशूड कैपिटल। और जो नहीं इशू किया वो अनइशूड आ जाएगा। तो वो कितना आ गया 40 मिलियन। तो यहाँ पर ये 40 मिलियन इधर आ गया और ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल आपका 10 मिलियन आ गया मैक्सिमम। और जो आपने बीच में से इशू करना चाहा है वो ये आ गया। अब जो इशू करते हैं 60 हमने सोच लिया। अगर मैं इसका सर्कल यहाँ पे बना लूँ, ऐसे हम बना लेते हैं। ये टोटल 60 मिलियन का पाई चार्ट है। ज़रा पाई मेरी थोड़ी सी ख़राब है ये तो इसे आप गोल ही समझें, ठीक है ना। तो शायद आप सही एंगल पे नहीं बैठे इसलिए आपको गोल नहीं लग रहा, मैंने बिल्कुल गोल बनाया है ये, ठीक है ओके। सो 60 मिलियन आपका जो है ना वो था ये कैपिटल जो था आपका। ऑलराइट, सो इसमें से ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा कैपिटल जो है ना वो इशू हो जाए, वो सारा का सारा जो है ना सब्सक्राइब हो जाए। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि ये जो 50 मिलियन है इसकी हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई 50 मिलियन की, और 10 मिलियन की अभी सब्सक्रिप्शन। तो ये फिर अनसब्सक्राइब्ड वो होगा, अनसब्सक्राइब्ड होगा कि उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया, जबकि ये हमारे पास जो है ना वो सब्सक्राइब्ड आ गया 50 मिलियन का। ठीक है जी, आई होप कि यहाँ तक समझ लग गई होगी। तो अगर ना समझ लगे, कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा एंड आई विल इंशाल्लाह ट्राई टू सेटिस्फाई योर क्वेश्चन। सो यहाँ तक 50 मिलियन का हम जो कैपिटल है वो रेज़ करना चाहते हैं। तो इसमें से 50 मिलियन की एप्लीकेशंस आ गई। अब एप्लीकेशन का तरीका ये होता है कि जब कंपनी शेयर होल्डर्स को कहती है जी कि ठीक है हम शेयर इशू करना चाहते हैं, $1 का अगर हम एक समझ लें कि एक शेयर $1 का है तो हम एट पार ही बेचना चाहते हैं, तो 50 मिलियन एप्लीकेशंस शेयर्स के लिए जो है ना वो आ जाएंगी। अब 50 मिलियन जो एप्लीकेशन है तो उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि $50 मिलियन ही इकट्ठा कर लिया जाए। उन्हें कहा जाता है ठीक है आप 20% अभी जमा करवाएं, 80% का फिर आपको हम बाद में बता देंगे। तो जो हमने 20 मिलियन इनमें से कॉल कर लिया 20% यानी कि इसका, और वो कितना होगा 10 मिलियन। तो ये अगर आपका 50 मिलियन आपका सब्सक्राइब कैपिटल है, ये इशूड कैपिटल था और ये था सब्सक्राइब कैपिटल। अब इसका पाई चार्ट, ठीक है, अगेन मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको गोल दायरा सही नहीं नज़र आ रहा, मैंने सही बनाया। तो अच्छा, तो यहाँ से जो कॉल्ड अप कैपिटल है, कॉल्ड अप कैपिटल वो हम कहते हैं कि जो है ना वो 20 मिलियन कह लें, ठीक है। तो ये 20 मिलियन जो है ना ये कॉल्ड अप आ जाएगा। और इसमें बाकी क्या रह गया, अच्छा ये थोड़ा सा ज़रा ऐसे करके बना लेते हैं, ये 20 मिलियन, इस लाइन को समझिए कि ये नहीं है, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा आपका 20 मिलियन आ गया। तो 30 मिलियन जो कि नहीं आया वो अनकॉल्ड अप कैपिटल है, राइट। और अगर ये 20 जो है वो इन्होंने पे कर दिया हुआ है तो वही आपका पेड अप कैपिटल भी कहलाएगा, राइट जी।
तो ये आपकी जो है ना वो सेग्रीगेशन है इश्यूज के वाले से। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल मिलेगा। ऑथराइज कैपिटल की अमाउंट और सब्सक्राइब की सेम भी हो सकती है, तो उस टाइम पे सब्सक्राइब और ऑथराइज एक ही चीज़ है। अदरवाइज जो ऑथराइज कैपिटल है उसकी अमाउंट को आपने कहीं अपनी स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ऐड नहीं करना इक्विटी के अंदर, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन आपकी। और सब्सक्राइब कैपिटल नॉर्मली वही कॉल्ड अप और वो पेड अप कैपिटल होता है, तो वो आपकी अमाउंट एज इट इज़ उधर आ जाएगी। चलिए जी, अब ऑनरशिप के हवाले से जब हम बात करते हैं तो दो तरह के जो है ना वो शेयर्स आते हैं हमारे सामने। एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर जो है ना, याद रखिएगा, ये जो जेन्युइन ऑनर नहीं होते कंपनी के, ये ऑनर नहीं होते, लेकिन शेयर होल्डर ज़रूर होते हैं। और शेयर होल्डर ये हैं हमारे, इनको कोई प्रेफरेंस दी जाती है। किस चीज़ की प्रेफरेंस दी जाती है कि जो यहाँ पे मैं ऑनरशिप लिखता हूँ, ये ऑनरशिप है, ये डिविडेंड के हवाले से है, और ये वोटिंग के हवाले से, तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड जो है ना वो एक फिक्स्ड रेट के साथ डिविडेंड मिलता है। फिक्स जो रेट होता है उससे इसको डिविडेंड मिलता है। और ये वोटिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते ना ही, क्योंकि ऑनर नहीं है तो वोटिंग भी नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं हो सकती, ऑनर भी नहीं, वो ना वोट है ना ये ऑनर की कैटेगरी में आते हैं। लिहाजा ये जो कंपनी की डायरेक्टरशिप होती है उसके लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। प्रेफरेंस शेयर की आगे फर्दर दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक हम लोग बोलते हैं रिडीमेबल और एक इररिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब ये है कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कि कंपनी ने कुछ अरसे बाद वापस ख़रीद लेने हो, उन लोगों को पैसा शेयर होल्डर को मिल जाना हो, तो वो रिडीमेबल है। तो ऐसे वक्ती जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ये हमारा इक्विटी का हिस्सा भी नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म लोन के अंदर आते हैं, और इनका जो डिविडेंड है वो भी हमारा फाइनेंस कॉस्ट का हिस्सा बनता है। अभी वो फाइनेंस कॉस्ट के वाले से मैं अभी बात करने वाला हूँ लेटर ऑन। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ये ऑनर भी हैं। पहली बात है, ये ऑनर हैं कंपनी के, इनका फिक्स रेट नहीं होता। ये अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इन्हें पैसे मिलते हैं, और अगर प्रॉफिट नहीं होता तो इनको पैसे नहीं भी मिलते, कभी ज़्यादा मिल जाते हैं, कभी पैसे कम मिल जाते हैं। और जब कंपनी वाइंड अप होती है तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स के अंदर सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे दिए जाते हैं, और फिर अगर कोई पैसे बच जाएं कंपनी के वाइंड अप होने के बाद तो उस टाइम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को पैसा मिलता है। तो क्योंकि ये ऑनर हैं तो ये वोटिंग राइट होता है, इनका वोट कास्ट करते हैं ये, और इन्हीं में से ही जो कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि मैनेज करने के लिए जो आपका बोर्ड बनता है, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, उसके लिए इनमें से चूज़ होते हैं लोग इलेक्शन के बाद। देन डिवेंचर होल्डर्स या डिवेंचर्स की बात करते हैं। डिवेंचर बेसिकली एक लोन है, इसको लोन कैपिटल भी कहते हैं और लोन भी बोलते हैं। डिवेंचर जो है ना वो कंपनी नॉर्मली इशू करती है। ये भी कहें कि ये जो लोन है ये बैंक से नहीं ले रहे हैं, ये पब्लिक से ले रहे हैं, और वो जब उनसे लोन लेते हैं तो उनको हम एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जिसे डिवेंचर सर्टिफिकेट बोलते हैं। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है, और ये हर सूरत में कंपनी ने पे करना होता है, बेशक प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। देन अब हम आते हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ये मेरी तस्वीर की वजह से आपको कुछ हाइड है, नज़र नहीं आ रहा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी हम यहाँ पे बात करें। 5 किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी बनाती है। एक इनकम स्टेटमेंट बनाती है, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो ये रेड में है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और ये रादर इससे पहले आता है, उसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। लेकिन मैं डिस्कस इस सीक्वेंस में करूँगा। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगा स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन रिवर्स ऑर्डर में, फिर मैं चेंजेस इन इक्विटी, और लास्टली मैं आपसे डिस्कस करूँगा इनकम स्टेटमेंट के हवाले से। और इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, और इसी तरह एंड पे जो 5th थिंग है ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नोट्स टू द अकाउंट के नाम से जाना जाता है, ये वाला सेगमेंट। इसके अंदर कंपनी ने
कौन सी डेप्रिसिएशन चार्ज की, क्या रेट किया, और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं जो तमाम एक्सपेंसेस और इनकम के हवाले से जो कि शो करना ज़रूरी है, वो डिटेल सारी सारी इधर आ जाती है। हमें इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक ही फिगर मिलती है जिसे हम रेवेन्यू कह देते हैं। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कंपनी, फॉर एग्जांपल पेल है या हायर है या पैनासोनिक है या होंडा है, तो उनकी सेल क्या कि एक अमाउंट होगी, हालांकि एक चीज़ तो नहीं उन्होंने बेची। अगर मैं होंडा की बात करूं तो कई मॉडल्स हैं गाड़ियों के, अगर मैं पेल की बात करूं तो कई अप्लाइंसेस हैं। तो ये लोग जो है ना फिगर एक लिखे थे, तो बाकी कैलकुलेशन कहाँ गई, कहाँ से कितनी सेल आई, वो नोट्स अकाउंट्स के अंदर सारी की सारी डिस्क्लोज की जाती है। चलिए जी, अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हम आते हैं स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस शीट भी कहते हैं, बल्कि कहते थे, अभी इसका नाम स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन है। ये कंपनी की स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन कुछ इस तरह से बनेगी। सबसे पहले आप एसेट्स लिख रहे हैं, ठीक है। एसेट्स के अंदर पहली चीज़ आपकी आ गई नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट के एसेट के अंदर यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, उसकी कॉस्ट लेस आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या इसको हम लोग अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोल देते हैं, तो उसको लेस करने के बाद आपकी ये नेट बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू से बोलते हैं। ये आप लोगों ने जब पार्टनरशिप किया या सोल ट्रेडर किया, उसके अंदर भी मैंने ऐसे ही फॉर्मेट आपसे डिस्कस किया था, क्योंकि आगे कंपनी में भी ऐसे जाके करना था, इसलिए मैंने स्टार्ट में ही आप लोगों से उसी पैटर्न के ऊपर ही बात की थी। तो अगर आपके पास इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं, जैसे गुडविल है, तो नॉन करंट एसेट में सबसे पहले उसको प्लेस करेंगे, उसके बाद आप लैंड करेंगे। लैंड के आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर ज़ीरो है, और क्योंकि लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होती, लिहाजा यहाँ पर अकोमोलेटेड या प्रोविजन के अंदर ज़ीरो आ रहा है, और वही आपकी बुक वैल्यू आ रही है। और इसको आप टाइम टू टाइम रीवैल्यू कर सकते हैं। रीवैल्यूएशन जब आएगी, इसमें लैंड में इजाफा हो जाएगा, और वही आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व के तौर पे इक्विटी के अंदर पैसे आ जाएंगे। फिर बिल्डिंग आ गई आपकी, ये टोटल आपके नॉन करंट एसेट आ गए। करंट एसेट आपको पता है कि डेटर्स हैं, इन्वेंट्री है, इसके अंदर से आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो डाउटफुल डेट लेस किया हुआ है, रिसीवेबल हैं, ये आपके पास बैंक और कैश, इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी नॉर्मली बोलते हैं। तो कैश आपके पास ये पड़ा हुआ है और बैंक ये पड़ा हुआ है, तो इसको इकट्ठा करके भी लिख लेंगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हेडिंग बन जाएगी। और ये आपके टोटल करंट एसेट्स आ गए, ये आपके नॉन करंट, तो दोनों को हमने ऐड किया, हमारे पास टोटल एसेट्स की वैल्यू ये आ गई। तो अब हम चलते हैं इक्विटी और लायबिलिटी एंड कैपिटल की तरफ। जब लायबिलिटी एंड कैपिटल का सेगमेंट है, तो उसमें सबसे पहले आप लोग इक्विटी लिखेंगे, इक्विटी, और इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ की ये हेडिंग है। पहले आपने कैपिटल लायबिलिटीज़ की हेडिंग सुनी थी, अब ये इक्विटी बेसिकली है क्या। इक्विटी को यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये रेड जो मार्क हुआ है, सबसे पहले आपके ये ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जितने उसकी फेस वैल्यू होती है जो आपने इशू कर रखे हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, इसकी ये फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू वो यहाँ पर लिखी जाती है, ठीक है। और अगर $1 का एक शेयर है, तो आपको पता लग गया कि 2,40,000 240,000 शेयर इशू हुए हैं। अब उन शेयर्स को हमने $1 का नहीं, ज़रा महंगा बेचा था, तो आपके पास जो 31 दिसंबर है, उस वक़्त आपके पास जो प्रीमियम की अमाउंट है, शेयर प्रीमियम की, वो ये आ जाएगी। अगर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होंगे, प्रेफरेंस शेयर भी यहाँ पर प्लेस कर दिए जाएंगे। फिर आपके पास है रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन क्या होती है कि आपने लैंड बिल्डिंग पुरानी ख़रीदी, उसके बाद आपने उसको देखा कि अभी तो इसका रेट ज़्यादा, मार्केट के प्राइस ज़्यादा हो गई है, और डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया इसको रीवैल्यू करते हैं। नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर आपने सारी रीवैल्यूएशन का प्रोसेस जाहिर किया, जितना उसमें इजाफा हो गया रीवैल्यूएशन के अंदर, वो आप यहाँ पर प्लेस कर देंगे 62। अब ये जो इक्विटी वाला सेक्शन है, ये अभी जो मैं सेकंड नंबर पे डिस्कस करूँगा, ये जो आपकी चेंजेस इन इक्विटी है, चेंजेस इन इक्विटी, उसके अंदर ये सारे की सारी तफसील आएगी कि ये अमाउंट जो 2,40,000 है, ये कैसे आया, 23,000 कैसे आया, 62 कैसे आया, 35 ये जनरल रिजर्व के अंदर कैसे आ गया, और ये रिटेन प्रॉफिट, जैसे कि मैंने आपको डिविडेंड और रिटेन प्रॉफिट की पहले आपको बात बता दी कि जो डिविडेंड देने के बाद प्रॉफिट बच जाता है उसे रिटेन प्रॉफिट कहते हैं। तो ये आपका 31 दिसंबर का बैलेंस आ गया, तो ये आपकी इक्विटी है। बाकी आप नॉन करंट एसेट वैसे के वैसे ही हैं, डिबेंचर्स हैं या बैंक लोन है, वो लिख लेंगे।
और करंट ये सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये डिबेंचर और लोन ये आ जाएगा। फिर आपके क्रेडिटर्स और ये अदर पेबल्स हैं। क्रेडिटर अदर पेबल में फ़र्क ये है कि क्रेडिटर्स या ट्रेड डेटर्स हमारे जो रेगुलर बिजनेस होता है उसके अंदर जो उधार हम बेचते हैं या ख़रीदते हैं वहाँ से डेटर और क्रेडिटर्स बनते हैं। अदर पेबल के अंदर आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं या आपकी जो है ना वो जो है ना एडवांस इनकम जो आपने रिसीव कर ली वो आ जाएगी। और अदर रिसीवेबल के अंदर आप इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस और ये चीज़ें आप लिख लेते हैं। सो आपके करंट लायबिलिटीज़ ये आ गई। तो इन तीनों को आपने इकट्ठा किया तो जैसा कि आपको वो अकाउंटिंग इक्वेशन से पता है कि एसेट्स आर इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो ये दोनों टोटल आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये तो आपकी जो है ना वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन थी कंपनी की, जिसके अंदर ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये बुनियादी तौर पे पोर्शन है जो कि डिफरेंट है दूसरे जो आपकी पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर है। चलिए अब आते हैं कि ये जो चेंजेस इन इक्विटी है ये कैसे बनती है। ये इससे पहले वाला सेक्शन है। ये देखिए चेंजेस इन इक्विटी की जो स्टेटमेंट है तो आप उसी एज एट 31 दिसंबर की आप बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें अब होगा क्या, जितने आपके इक्विटी के हेड्स थे, ऑर्डिनरी शेयर्स थे, आपके शेयर प्रीमियम था, रिवैल्यूएशन रिजर्व था, जर्नल रिजर्व था और रिटेन प्रॉफिट था, ये टोटल आप अपनी आसानी के लिए करते हैं। तो आपका सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा कि 2 लाख के ऑर्डिनरी शेयर हमारे पास थे, 15 हमारा प्रीमियम था पुराना पड़ा हुआ और रिवैल्यूएशन के अंदर 35, 10,000 हमारा जर्नल रिजर्व में और पुराना जो प्रॉफिट पिछले साल का बचा हुआ था 180। तो टोटल हमारे पास इक्विटी पिछले साल की 4,40,000 440,000 और अब कितनी बन गई है 658,000। इसमें जो चेंज आई है वो हमने शो करनी है कि वो चेंज आई कैसे है। उसके लिए आप लोग ये देखिए, मैं ऑर्डिनरी शेयर के हवाले से ये हम इस तरह बात करते हैं। पहले आपने ओपनिंग लिख लिया, उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर ले लें। प्रॉफिट फॉर द ईयर सीधा आपका रिटेन प्रॉफिट में चला जाएगा, इजाफा हो जाएगा, लिहाजा ये प्लस हो जाएगा इसके अंदर टोटल वाले कॉलम में। फिर आपने न्यू जो इशू किए, न्यू इशू जो फेस वैल्यू है 40,000 शेयर एट द रेट ऑफ $1 वो आपने इधर लिख लिए और उससे ऊपर जो पैसा आपने उनके लिए उनसे लिया लोगों से, आपने 8 सेंट पर शेयर जो है ना वो ज़्यादा चार्ज कर लिया था और जो भी अमाउंट बनती है इसका रेट के हवाले से 48 के आपने टोटल सेल किए लेकिन उसकी अमाउंट थी 40। तो आपके पास अब 8,000 जो है ना वो प्रीमियम आ गया। फिर उसके बाद और ऑर्डिनरी में कोई चेंज नहीं आया तो लिहाजा आपका बैलेंस बन गया 240,000। यही देखिए जो आपने ये आगे जो चेंजेस इन यहाँ पर जो है ना वो मेंशन किया हुआ है, ये वो वाला बैलेंस है आपका जी। अब शेयर प्रीमियम का टोटल ये 23 आपने अभी वो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में देखा, इसका बैलेंस आ गया था। और रिवैल्यूएशन जो उसकी होगी आपकी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स वो आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर कि कितना आपने रिवैल्यू किया, कौन सा एसेट कितना इंक्रीज़ किया। एक इम्पैक्ट इसका आ जाएगा, एसेट इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा आपका डबल एंट्री का दूसरा इफेक्ट क्या आ जाएगा कि आपके पास एक इक्विटी के अंदर एक रिजर्व जनरेट हो जाएगा जिसे आप रिवैल्यूएशन रिजर्व बोलेंगे। तो वहाँ पे 27,000 ऑर्डर डाल दिया आपने और कोई चेंज नहीं है, तो टोटल आपका $62,000 ये आ गया। फिर आ जाए जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व में आपके पास 10,000 पड़ा हुआ था पैसा, फिर आपने रिटेन प्रॉफिट में से पैसा निकाला, एक पॉकेट में से पैसा निकाला और दूसरी पॉकेट में रख लिया। तो ये कोई मूवमेंट नहीं है, इक्विटी के अंदर कोई ना इजाफा व ना कमी हुई है, लिहाजा इसलिए यहाँ पर ज़ीरो इम्पैक्ट आ रहा है। और इसमें भी इजाफे का बायस बनी इक्विटी और इसमें भी इजाफे का, इसकी वजह से कोई चेंज नहीं आया। फिर अब आते हैं इंटरम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड की तरफ। ये डिविडेंड के वक्त मैंने ये चीज़ डिस्कस नहीं की थी। डिविडेंड बेसिकली पे करने के हवाले से हम 2 पैटर्न ले सकते हैं। एक ये कि साल के दौरान ही हम देखते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको कर देते हैं, लोग जो डायरेक्टर्स हैं डिसाइड करके वो ड्यूरिंग द ईयर ही डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं कि इंटरम डिविडेंड के नाम से ना, कि हमने प्रॉफिट काफ़ी अर्न कर लिया है तो ज़ाहिर है लोगों को पैसे की ज़रूरत है तो हम पैसा जो है ना वो उनको दे देते हैं, तो उसे इंटरम डिविडेंड कहते हैं। वेयर एज फाइनल डिविडेंड से मुराद होती है कि जब फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं और उस टाइम पे डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं जनरल मीटिंग के अंदर कि हम ख्याल करें कि ये डिविडेंड इतना दे देना चाहिए,
तो अगर तो वो एक्सेप्ट हो जाए AGM के अंदर, जो जनरल मीटिंग है उसके अंदर अगर शेयर होल्डर्स मुतफिक हो जाएं तो फिर वो डिविडेंड पे किया जाता है और वो इस साल का नेक्स्ट ईयर के अंदर पे किया जाएगा। लिहाजा ये 30,000 जो है ये इससे पिछले साल का फाइनल डिविडेंड था जो कि इस साल में पे हुआ, तो ये भी माइनस में आएगा। यहाँ पे मैं गलती से मुझे ब्रैकेट लगाना याद नहीं रहा, ये यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, लिहाजा ये भी माइनस होगा। 16,000 इक्विटी में से निकलेगा, ये 30,000 भी, टोटल 46 इसमें से निकल जाएगा। तो अब आपका ये देखिए कि टोटल आपका ये अगर मैंने सही कैलकुलेट किया है, आप काइंडली इसको एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि ये 658 बनता है या नहीं बनता है। जो भी है कि टोटल आप 440 से लेके चलेंगे, ये प्लस वाली वैल्यू प्लस कर लें, इसे माइनस कर लें, तो देखिएगा यही बनता है आपका। यही फिर आपका जो इनके टोटल्स हैं वो आपने यहाँ पर तहरीर किए हैं, ये 240, 23, 62, 35 और 258, तो ये वाला आपका टोटल जो है ना वो इक्विटी का बना। तो इसमें 440 से 656 कैसे बना, उसके लिए एक स्टेटमेंट जो है ना वो हमने बना दी लोगों को देखने के लिए, आसानी के लिए लोगों की, कि पता लगे कि हमारा 440 कैसे जो है ना वो 658 बना। तो इसमें जो भी मूवमेंट है, तो ये भी डिस्क्लोजर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लिहाजा कंपनीज़ के ऊपर बाइंडिंग है कि उन्होंने ये लाजमी प्रिपेयर करनी। तो आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएगा ये रिटेन प्रॉफिट को ही वो मांगेगा। कई दफ़ा इसको अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कह देता है, तो उसमें परेशान नहीं होना। सिर्फ ये वाला जो कॉलम है आपका रिटेन प्रॉफिट का, अगर खाली ये बना देते हैं आप, तो ये आपका जो है ना वो अप्रोप्रिएशन का अकाउंट बन जाएगा कंपनी का। और एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने पार्टनरशिप में भी किया, पार्टनरशिप का भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में देखकर मुझे बताइएगा कि अच्छा। अब हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूँगा। ये जो 97,000 है ये कहाँ से आया, ये है प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब इस पर चलते हैं, ये इनकम स्टेटमेंट से आएगा। अब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है ना वो कुछ ऐसे है कि आपकी वही ऊपर कंपनी, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा जाएगा, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर, तो इसके लिए फॉर द ईयर का वर्ड यूज़ होता है। और जबकि स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हम लोग जो बनाते हैं वो बनाते हैं एज एट। अब आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट तक की कैलकुलेशन, जिसे ट्रेडिंग सेक्शन भी हम लोग बोलते हैं। सेल्स आ गई, इसमें आप देख रहे हैं कि नेट का वर्ड यूज़ किया हुआ है। अब इसमें से रिटर्न लेस किए हैं और उसकी कैलकुलेशन तो नहीं यहाँ पे नज़र आ रही, वो किधर है, वो नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर होगी। इस तरह कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पे मैंने डिस्क्लोज किया है। ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस नेट ऐड कर दी, कैरेज इनवर्ड आपने भी ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया, ये कॉस्ट ऑफ सेल। ये कॉस्ट ऑफ सेल आपकी जो है ना वो सेल में से लेस होगी, तो ये आपका GP आएगा। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल भी नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर बनाकर ही हम यहाँ पर जो है ना वो 201,400 ये अमाउंट यहाँ पर ले आएँ। तो आगे लिख देंगे नोट नंबर 3 देख लें आप, तो नोट टू द अकाउंट के अंदर जाएंगे लोग और वहाँ पर डिटेल देख लेंगे, ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेज कितनी थी और सारी डिटेल कितनी थी। खैर, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसके अंदर अदर इनकम अगर होंगी ऐड कर लेंगे। और अब हम लेस करने लगे हैं इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जो डिटेल है वो भी नोट्स टू द अकाउंट के अंदर गिवन होगी। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, उनका टोटल नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर हमने किया होगा। सैलरीज कितनी थी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना था, मोबाइल का खर्चा कितना था और डेप्रिसिएशन है, ईच एंड एवरीथिंग। सेल्स है, मार्केटिंग का खर्चा कितना है, ये भी हमने लिखी। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बिजनेस को ऑपरेट करने के जी। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस किए, तो दिस अमाउंट विल बी योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका वो प्रॉफिट है जो कि कारोबार करने से आपको हासिल हो गया। अब इसके अंदर आपने इसको स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने जो इंटरेस्ट कॉस्ट है या फाइनेंस कॉस्ट है उसको अलहदा से, ये डिबेंचर्स का इंटरेस्ट हो सकता है, लोन का इंटरेस्ट हो सकता है। अगर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर जो कि इररिडीमेबल हैं, तो उसको भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। अगर वो इररिडीमेबल है तो वो डिविडेंड जो चेंजेस इन इक्विटी है वहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये जो अमाउंट आ गई इंटरेस्ट की कॉस्ट को लेस करने से, ये आपकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब जो टैक्स का रेट है जितने % भी होगा, टैक्स इस पर कैलकुलेट होगा, इस अमाउंट के ऊपर, राइट। तो इंटरेस्ट की कॉस्ट क्योंकि एडमिसिबल एक्सपेंस है, ये लेस होगी, तो जो अमाउंट बचेगी उस पर हम
इसको लेस कर लेंगे। अभी ये भी फाइनेंस कॉस्ट भी लेस और ऑपरेटिंग भी हमें इससे ऊपर ही क्यों नहीं लेस कर लिया, क्या वजह हमने यहाँ पर लिखा है, ये हमें IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 को हमने फॉलो करना है, वो हमें इसी तरह कहता है तो हम इस तरह बनाएंगे, ठीक है। सो ये आपका जो है ना वो टैक्स जो है ना इस तरह प्रेजेंटेशन होगी फाइनेंस कॉस्ट की। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसमें से फिर आपने टैक्स को लेस कर दिया। टैक्स जो है वो इन्होंने एस्टिमेट किया जी हमारा इतना टैक्स बनेगा, ये इन्होंने प्रोविजन क्रिएट की और इसको भी प्रॉफिट में से लेस कर दिया। ये देखिए वही 97,000 हमारा जो प्रॉफिट है वो आ गया। इसी को ही आप चेंजेस इन इक्विटी में ले जाएंगे। चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन आप ऑलरेडी जान चुके हैं। तो प्लीज़ कोई अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर क्वेश्चन लिखिए ताकि उसको और क्लियर कर लें, वो आपके भी फ़ायदा होगा और बाकी देखने वालों के लिए भी फ़ायदा होगा। तो देखते रहिए आप वीडियोस और काइंडली मुझे अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा ताकि इसमें फर्दर अगर इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो वो हम कर सकें। और विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे ब्लेस्ड। ओके, अल्लाह हाफिज़।